तो जैसा आप जानते हैं, आज आपका केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का डेमो क्लास था। स्टूडेंट्स, साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ठीक है, इसको समझने के बाद आप न सिर्फ केमिस्ट्री को समझते हैं, बल्कि इससे फिजिक्स और बायोलॉजी में भी यूज है। इसका बहुत ज़्यादा, इसके कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा प्रयोग बायोलॉजी और फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं भी पढ़िएगा साइंस का कोई भी टॉपिक, उसमें एटम का चर्चा जरूर होगा, बॉन्ड का चर्चा होगा। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं डीएनए, आरएनए, तो डीएनए आरएनए जो है इसमें भी देखेंगे आपकी बेस है, बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे चैप्टर्स के बारे में तो आपको इंट्रोड्यूस पहले ही किया जा चुका था कि कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है। आज के क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे केमिस्ट्री का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु संरचना। आज के क्लास में आप एटम के बारे में जानेंगे, एटम को समझेंगे, एक एटम क्या होता है और एटम का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसमें पार्टिकल्स कौन कौन होते हैं, कौन परमाणु कैसा होता है, इसके अंदर कितने पदार्थ कण होते हैं, इन सब चीजों को आप समझेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, तो परमाणु को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे पहले भी आप जानते होंगे कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है, जिसे मैटर बोलते हैं, व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो चीज जो स्थान घेरे, है ना, जो जगह घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। इतना तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वैसा चीज जो जगह घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो इसके लिए पदार्थ किसे कहते हैं, इसके लिए दो कंडीशन है, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो। आप अपने चारों तरफ जितने भी वस्तुओं को देखते हैं, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, पदार्थ है ना, जिसमें द्रव्यमान है। जो जगह घेरता हो, जो जगह घेरता हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, तो जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ, उसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ। तो जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें मास हो, जो जगह घेरता हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जगह घेरता हो, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ। आप अपने सराउंडिंग जितना भी चीज देखते हैं, ये सब क्या है, पदार्थ है। एयर है, ये पार्टिकल है, मार्कर है, बोर्ड है, सब क्या है, पदार्थ है, सब में मास है। और ये पदार्थ, ये मार्कर जो है, ये लोहे का बना हुआ है, समझिए, लोहे का बना हुआ है। तो ये लोहे का बना हुआ है, तो इसको जब हम टुकड़ा टुकड़ा बांटेंगे, इस पदार्थ को जब हम तोड़ेंगे, तो तोड़ते 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 सबसे फाइनली सबसे छोटा एक कण तक पहुंचेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, एटम, यानी उसे क्या बोलते हैं, परमाणु। सिंपल सा बात समझिए, पदार्थ को तोड़ते तोड़ते हमको एक सबसे छोटा टुकड़ा मिलेगा, और फाइनली उसको हम नहीं तोड़ सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं, एटम, जिसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो परमाणु होता है, यानी जो एटम होता है, एटम जो होता है, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, ये ध्यान रखिएगा, इकाई होती है। पदार्थ, परमाणु जो है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी पदार्थ जो बना है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। सिंपल सा बात, जैसे अगर ये घर बना हुआ है, तो घर बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज रहा होगा, कभी न कभी इस घर बनाने के लिए एक ईंट का यूज किया गया होगा। ऐसा समझते हैं, समझ रहे हैं। अब कहिएगा सर ये मतलब ये हमेशा सही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप मानिए कि आप अपने गांव में जो घर देखते हैं, वो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज किया होगा, क्या क्या यूज किया गया होगा, तो एक ईंट यूज किया होगा। अब उसको जोड़ने के लिए सीमेंट आप रख दीजिए, ताकि वो बंधा हुआ रहे, है ना, नहीं तो ईंट इधर उधर हो जाएगा। तो बंधने का जो चर्चा है वो भी हम आगे करेंगे, जिसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है
कि जिस प्रकार से घर बनाने के लिए हम एक ईंट का यूज करते हैं, उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ को बनाने में जो सबसे छोटा इकाई यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। परमाणु क्या होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, सिंपल सा कह सकते हैं, मिलकर बना होता है। यानी कोई भी पदार्थ आप अपने चारों तरफ देखते हैं, अगर ये मार्कर है, लोहे का मार्कर है, तो ये एक पदार्थ है, क्योंकि इसमें वजन है, इसमें द्रव्यमान है, मास है, और ये जगह घेरता है। तो इसका जो सबसे छोटा इकाई होगा, इस मार्कर को अगर हम तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते सबसे छोटा टुकड़ा जो मिलेगा उसे हम परमाणु कहेंगे, एटम कहेंगे, या कह सकते हैं कि पदार्थ जो है ना वो परमाणुओं से मिलकर बना है, या फिर ऐसे उल्टा कह सकते हैं कि छोटे 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 पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण जिसे हम परमाणु कहते हैं, उसको जोड़ने के बाद ये बड़ा मार्कर बना है, सिंपल सा बात। और ये एटम जो है हर पदार्थ का, हर पदार्थ का एक घटक है। जितना भी पदार्थ बना है यही एटम से बना है, चाहे वो पदार्थ फिजिक्स में आप पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हो, या केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, नहीं समझे। जैसे हम कहते हैं डीएनए, क्या बोलते हैं, डीएनए। हम लोग बोलते हैं राइबोसोम, क्रोमोजोम, हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज, फिजिक्स का ही चीज ले लीजिए, लेंस, कोई भी चीज बना हुआ है, अगर वो कोई वस्तु है तो वो परमाणुओं से मिलकर बना है। बात समझ रहे कि नहीं, सिंपल सा बात। तो परमाणु के बारे में तो आप इतना पहले से जानते थे, आप बोलेंगे सर इसमें नया बात क्या है, ये सब बात तो हम पहले से पढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए सिंपल सा बात समझिए, अभी हम लोग यहाँ पूरा चैप्टर में आप एक बात समझिए, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आप जितना जानते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन जब आप पिछले वर्ष का क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जितना आप जानते थे वो सफिशिएंट नहीं था। आप इतना पढ़े होंगे, एक एटम जो होता है परमाणु गोलाकार होता है, इसमें क्या होता है, कक्ष होता है, वृत्ताकार कक्ष होता है, और इसके केंद्र पर नाभिक होता है, और नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों तरफ इसी कक्ष में घूमते रहता है। आप इतना जानते थे पहले से, सर ये सब तो पढ़े हैं। और आप ये पढ़े थे कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से होते हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 1 4 5 6 7 और 1 8, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इतना आप जानते हैं। लेकिन इसमें कितना सच्चाई है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा इसमें कितना सच्चाई है। आप पहले से जो पढ़ रहे थे, क्या वो 100% सही था, क्या इसी प्रकार का होता है अरेंजमेंट, क्या यही तरह का व्यवस्था होता है किसी परमाणु के अंदर, क्या किसी परमाणु के अंदर 3 ही तरह के कण होते हैं जिसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन सब तथ्यों को आप देखेंगे, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बार जब आप केमिस्ट्री का ये सब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ने का नॉलेज होगा, फिजिक्स में आपको चीज समझ में आएगा, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज है, जब बायो पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा। वहां जब बोला जाता है पीएच वैल्यू ह्यूमन बॉडी का, वहां बोला जाता है पीएच वैल्यू, और एडिनिन, गुआनिन, है ना, बेस, ये सब जब बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है जिनको रसायन विज्ञान समझ में नहीं आया है। तो वो सब बेस जो है उसका बेसिक जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपको यही मिलेगा, सिंपल सा बात। तो केमिस्ट्री सीखने के बाद आप आगे अच्छे से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो परमाणु का संरचना इसी प्रकार से होता है, जो केंद्र पर अवस्थित होता है यह बहुत भारी स्पेस होता है, यह जो वस्तु है, यह जो पार्ट है एटम का, इसे हम लोग नाभिक बोलते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, और हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक। तो किसी परमाणु के केंद्र पर स्थित वह 3D स्पेस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अवस्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक में क्या क्या होता है बताइए, 2 तरह का पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और एक परमाणु जो है वो 3 तरह के कण से मिलकर बना है, जिसे उप परमाणविक कण कहते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक पॉइंट, कि परमाणु
तीन प्रकार के तीन प्रकार के उपपरमाण्विक कण उपपरमाण्विक कण से मिलकर बने होते हैं। यानी एटम जो बना है वो तीन तरह के कण से मिलकर बने होते हैं। इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब ये नाम है तो हिंदी इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, नाम है ना, सिंपल सा बात। तो इलेक्ट्रॉन, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन जिसको इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। तो परमाणु जो है वो तीन तरह के कण से मिलकर बना है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु गोलाकार होता है। आप ऐसे समझिए, जैसे आंवला खाते हैं, आम खाते हैं, तो आंवला का चारों तरफ जो है खाने वाला हिस्सा है, बीच में गोलाकार बीज होता है। अब एक बात समझिए कि आंवला गोल है और उसका बीज भी जो है वो गोल है। आम इसका एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा क्योंकि आम का जो बीज है वो गोल नहीं होता है। तो आप ऐसे समझिए कि परमाणु गोलाकार है और उसके केंद्र पर जो नाभिक है वो भी कैसा है? गोलाकार है। जैसा ये गोल है वो भी गोल है, बस ये छोटा होता है, साइज में बड़ा होता है। तो परमाणु और नाभिक दोनों ही क्या होता है? गोलाकार। इसका रेडियस भी आगे चल के हम लोग डिराइव करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि इसका रेडियस कितना होता है। सिंपल सा बात। तो परमाणु और नाभिक दोनों ही क्या होता है? गोलाकार। तो नाभिक किसको बोलते हैं? नाभिक के बारे में अगर आपको बोला जाए कि इसको परिभाषित कीजिए, तो कैसे आप परिभाषित कीजिएगा? तो बोलेंगे, आप क्या बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं कि किसी परमाणु के केंद्र पर स्थित वह भारी स्पेस, वह भारी जगह जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अवस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक। उसे हम लोग बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती है। नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती है, जिसे कक्ष कहते हैं। हिंदी में कक्ष कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्बिट या सेल बोलते हैं। ऑर्बिट या सेल बोलते हैं, जिसको कि जिसको के एल एम एन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल से। इसको क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कक्ष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या सेल। इसको इंग्लिश में ऑर्बिट या सेल बोला। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? के एल एम एन इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बात को समझिएगा, इतना चीज तक तो आपका क्लियर हो गया। अच्छा सर, एटम जो होता है, परमाणु, वो गोलाकार होता है, उसके केंद्र पर जो नाभिक होता है वो भी गोलाकार होता है। नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट होता है, जिसे कक्ष कहते हैं। उस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है और उस कक्ष को के एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल सा बात, यहां तक तो क्लियर होता है। यहाँ तक के बाद हम लोग इसको थोड़ा नाभिक को भी परिभाषित करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप इसको लिखिए, पर लिख लें, ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको रिवीजन टाइम काम देगा।
हो गया। चलिए इसको बना लीजिए। थोड़ा नाभिक के बारे में भी लिख देते हैं एक लाइन, न्यूक्लियस किसे कहते हैं। हो गया, आप लिख लिए। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसको समझना होता है बस, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। ठीक है, आप पढ़े हैं पहले साइंस, नहीं पढ़े हैं पढ़े हैं कोई मतलब नहीं है। आप नहीं भी कुछ पहले से जानते हैं, साइंस आपका कमजोर है, आप आर्ट्स से पढ़े हैं, फिर भी टेंशन लेने का कोई बात नहीं। हम यही सोचकर आपको पढ़ाते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, बात समझे ना। एकदम इसी प्रकार से आपको क्लास करना है, यही सोचकर क्लास करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब एक लाइन लिखे हैं यहाँ पे, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया, नाभिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, परमाणु के केंद्र पर स्थित वह त्रिविमीय स्थान, त्रिविमीय समझते हैं ना, त्रिविमीय मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, वह त्रिविमीय स्थान यानी गोलाकार स्थान होता है, क्योंकि गोला भी क्या है, 3D ही है, जिसमें परमाणु का द्रव्यमान निहित हो। अब एक बात, एक नया स्टेटमेंट आपके सामने हम लिखे हैं कि नाभिक उसे कहते हैं जिसमें पूरे परमाणु का द्रव्यमान जो है वो निहित है। तो द्रव्यमान निहित होने का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान निहित होने का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान निहित होने का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा द्रव्यमान जो है एटम का पूरा मास किसमें होता है, तो नाभिक में होता है। एटम का पूरा मास किसमें होता है, नाभिक में। एटम होता है बहुत बड़ा, ध्यान दीजिए, एटम होता है बहुत बड़ा और नाभिक होता है इतना सा, फिर भी पूरे एटम का मास इसी में होता है। ये नाभिक जो है ना, ये बहुत डेंस होता है, बहुत घना होता है, बहुत भारी होता है। कुछ इस प्रकार से समझिए कि इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर के चारों तरफ हम रुई लपेट दिए हैं, तो रुई लपेट देने से पत्थर का जो पूरा सिस्टम बना उसका वजन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि पत्थर आप इतना बड़ा लिए थे और उसके चारों तरफ इतना रुई लपेट दिए, तो रुई लपेट देने से
इतना बड़ा आपका सिस्टम बन गया एटम, लेकिन पूरा का पूरा मास कितना होगा, तो जो सेंटर पे जो पत्थर रखे हैं उसी के बराबर होगा। तो कुछ इसी प्रकार का अरेंजमेंट होता है, इससे भी आसान होता है, मतलब इससे भी, रुई से भी कोई हल्का चीज हो तो मान लीजिए वो है, ऐसा होता है एटम। एटम का जो नाभिक होता है बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी, उसका बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है। हम आगे आपको पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़े भी होंगे, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल्स, ये सब क्या है, ब्लैक होल्स के बारे में पढ़े हैं ना, कि न्यूट्रॉन स्टार के बारे में पढ़े हैं ना, उसमें इतना ग्रेविटी होता है कि लाइट को भी मोड़ देता है। और वो ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि लाइट भी जब उस पर जाके टकराता है तो टकराने के बाद वापस नहीं आ पाता है, इसीलिए वो ब्लैक दिखता है। ब्लैक कलर कब अपीयर होता है, जब उस पर पड़ने वाले लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट ही नहीं करे। तो जब रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो वो ब्लैक दिखेगा। तो ये न्यूक्लियस जो होता है नाभिक, ये बहुत घना होता है, सघन होता है। और ये न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान है ये पूरे एटम के द्रव्यमान के बराबर होता है। बात समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं? वो जो रुई लपेटने वाला एग्जांपल दिए वो समझ में आया ना आपको? एक पत्थर है, उसके चारों तरफ हम रुई लपेट दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा सिस्टम का मास वही होगा जो न्यूक्लियस का मास है। तो ये तो था न्यूक्लियस। अब नाभिक के चारों तरफ, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए हम क्या लिख रहे हैं, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। बात समझे ना, वो हमेशा क्या होता है, मोशन में होता है, चक्कर लगाते रहता है। वृत्ताकार पथ पे वो हमेशा क्या होता है, घूमते रहता है। यानी आप कहेंगे कि अच्छा सर एक बात बताइए, आपका बात हम नहीं समझ पाए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, हम बोले कि हाँ है, ये तो हम आपको पहले से ही बोल रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है जिसको के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यही ना बोल रहे हैं सर? हम बोले हाँ बिल्कुल यही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, हम पढ़े थे 9th क्लास में अभिकेंद्रीय बल, क्या पढ़े थे, और अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। आप पढ़े थे कि जब कोई वृत्ताकार पथ पे, जब कोई वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु घूमती है तब उसके लिए उसके केंद्र की तरफ एक फोर्स लगना जरूरी होता है, तभी वो घूम पाएगी, और नहीं तो वो घूम नहीं पाएगी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स तो लगना चाहिए, बोलिए ना हाँ या ना। जब तक फोर्स नहीं लगेगा क्या वो चलेगा, बोलिए ना, क्या ये चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, इसमें डायग्राम बना हुआ होगा, गूगल पे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए सिंपल सा बात समझिए, जब भी कहीं भी कोई वृत्तीय गति हो रहा है, वृत्तीय गति समझते हैं ना, जब कोई वस्तु किसी वृत्त पे घूम रहा है तब उसके केंद्र की तरफ एक फोर्स लगना ही चाहिए। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि उसके बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, वो उसको बाहर धक्का दे देगा, उसको बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए अंदर भी लगना चाहिए, तभी वो चल पाएगा, समझे कि नहीं। जैसे टर्निंग पे कहीं गाड़ी बाएं मुड़ता है
तो आप दाएं थोड़ा सा ऐसे झटका खाते हैं कि नहीं, ये बताइए, एक झटका फील करते हैं कि नहीं। अगर गाड़ी बाएं मुड़ती है तो आप सॉरी, गाड़ी अगर दाएं मुड़ती है तो आप बाएं की तरफ एक फोर्स फील करते हैं कि नहीं, एक बल। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर पे एक बल जो है बाहर की तरफ लग रहा है। लेकिन गाड़ी का जो दीवार होता है या कोई चीज को आप पकड़े होते हैं, उसके वजह से आप बाहर नहीं जा पाते, नहीं तो कभी कभी गिर जाते हैं बाहर की तरफ, जब कोई आप रोक नहीं पाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि ये सन है, मान लीजिए, मानने में क्या है, मान लीजिए ये सन है। अब सन जो है ये, इसको आप वृत्त मान लीजिए, इलिप्टिकल पाथ है लेकिन आप वृत्त मान लीजिए, आप मान लीजिए कि जो है ये सर्कुलर पाथ है। तो ये सन है और ये अर्थ है, पृथ्वी है। तो देखिए पृथ्वी जो है ना, इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से ये क्या लग रहा है, mv²/r। इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए ना। अपकेंद्रीय बल, हाँ। ये बाहर की तरफ लग रहा है और अंदर की तरफ जो लग रहा है वो कौन सा फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और ये दोनों जो है बराबर हो जाता है, तभी ये आगे घूम पाता है, ठीक है, तभी आगे घूम पाता है। तो यहाँ पे ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये किसके जैसा काम कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल के जैसा। ये किसके जैसा काम कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल के जैसा। ये गुरुत्वाकर्षण बल बदलते रहता है, कभी गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, कभी घर्षण बल हो जाएगा, कभी तनाव टेंशन हो जाएगा, कभी मैग्नेटिक बल हो जाएगा, चुंबकीय बल, कभी आवेश के कारण चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बाहर की तरफ लगता है अपकेंद्रीय बल, और उसको बराबर करने के लिए एक क्या लगना होगा, अभिकेंद्रीय बल। जो दोनों बराबर हो जाएगा ये दोनों, तो चलेगा सीधे, चलेगा सीधे। और ये अभिकेंद्रीय बल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण। कोई एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, कोई एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण के अलावा दूसरा हो। जैसे यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कि ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है मान लीजिए, इसमें एक पत्थर बंधा हुआ है और उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं। तो पत्थर की तरफ एक फोर्स लगेगा और उसको बराबर कौन करेगा, रस्सी में टेंशन, रस्सी में कौन है, टेंशन, तनाव बल। तो तनाव के कारण वो चल पाएगा। तो हर जगह ये अलग अलग होता है, सिंपल सा बात, हर जगह ये क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सिंपल सा बात यही है, यही आपको समझना है यहाँ पे, अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। चलिए ये देखिए, ये भी देखिए, ये झूला देखे होंगे आप। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि जब घूमता है तो घूमने के कारण जो सीधे लटकना चाहिए वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ हो गया, तिरछा हो गया। इसको पकड़े हुए कौन, रस्सी में जो लग रहा है टेंशन, यही उसको पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे जो टेंशन है, तनाव बल जो आ गया रस्सी में, वही अब अभिकेंद्रीय के तौर पे काम कर रहा है। तो हर केस में अलग अलग होता है, हर केस में अलग अलग होता है, सिंपल सा बात। तो आप कहिएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं सर इससे, इतना समझाने का आपका क्या मतलब है, क्या औचित्य है। तो ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ वृत्तीय गति कर रहा है, तो इस पे भी तो बाहर लगेगा mv²/r, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। और इस अपकेंद्रीय बल को बैलेंस करने के लिए अंदर में लगेगा कौन सा, अभिकेंद्रीय बल। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, तभी वो घूम पाएगा सर, क्योंकि ये नियम तो हर किसी पे लागू होता है। तो सर एक बात बताइए, एटम में इलेक्ट्रॉन को कौन ये अभिकेंद्रीय बल देता है, तो ध्यान दीजिए कौन देता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, इस पे ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस। तो ये जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है ट्रैक्शन का, है ना, यही अभिकेंद्रीय बल देता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोले। तो अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन को कौन प्रदान करता है, तो क्या बोलिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी परमाणु के कक्ष में वृत्ताकार पथ पे घूमती है, तो उसको जो अभिकेंद्रीय बल है वह किसके द्वारा दिया जाता है, किसके कारण अभिकेंद्रीय बल उसको प्राप्त होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन पे जो प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस चार्ज है,
तो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन के कारण जो लगने वाला मतलब ये जो फोर्स है, यही फोर्स जो है अभिकेंद्रीय बल के तौर पे काम करता है। तो लिखिए इसको, एक लाइन और लिखना है आपको, लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, बात समझ में आ रहा है ना? आप लोग समझ रहे हैं ना? कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बोलें। इतना तक आपको अभी तक समझ में आया कि अच्छा सर ये तो समझ गए कि कोई परमाणु होता है, उसके केंद्र में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना बाहर वृत्ताकार पथ पर, इसके लिए जो जरूरी है अभिकेंद्रीय बल, वह इसके आकर्षण बल के कारण प्राप्त होता है। सिंपल सा बात, यहाँ तक तो समझे आप। अब एक बात बताइए सर कि ठीक है, आप बताए अभी कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे भी प्लस होता है तो कितना होता है? तो एक बार ना आपको ना आइडिया लेना जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले आप किसके बारे में समझिए? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसका खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन साहब सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। लेकिन इस पे चार्ज कितना होता है, ये मुलिकैन साहब, ये मुलिकैन ये मुलिकैन साहब डिटरमाइन किए थे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे जे थॉमसन, लेकिन उस पे चार्ज कितना होता है, इसका खोज कौन किए थे? मुलिकैन साहब। तो मुलिकैन आपका ऑप्शन रहेगा, आप उसको टिक कीजिएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज में जे जे थॉमसन को टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे जे थॉमसन, और खोज कर दिए कि भाई कोई निगेटिव चार्ज है, ठीक है, सॉरी, निगेटिव पार्टिकल कोई है, कोई कण है जिसपे ऋण आवेश होता है, ऐसा बोल दिए। लेकिन कितना आवेश होता है उसकी मात्रा को वो नहीं बता पाए। समझे हम क्या बोल रहे हैं? जैसे, हाँ ये नहीं बता पाए, उस ऋण आवेश है उस पे इतना वो बताए, लेकिन कितना आवेश है, आपके जेब में पैसा है, ये जे जे थॉमसन साहब बताए, लेकिन मुलिकन साहब बताए कि आपके जेब में कितना पैसा है। बात समझे ना? तो खोजकर्ता कौन थे? जे जे थॉमसन। और चार्ज के बारे में कौन बताए थे? मुलिकन साहब। तो भाई कितना चार्ज होता है? चार्ज मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेश। तो कितना आवेश होता है ये बता दीजिए थोड़ा। तो आवेश होता है
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। कूलम जो है ना वो एसआई यूनिट है चार्ज का। कूलम क्या है? एसआई यूनिट है चार्ज का, आवेश का। और इस पे चार्ज कैसा होता है? देखिए माइनस, ऋण आवेश। कैसा होता है? ऋण आवेश। आप समझ रहे ना, ऋणात्मक आवेश होता है। ये माइनस जो है वो चार्ज नहीं बता रहा है, ये तो वैल्यू बता रहा है, छोटा वैल्यू। जैसे देखिए लिखा हुआ है 10⁻³ तो क्या ये निगेटिव नंबर है? नहीं, निगेटिव नंबर ये नहीं है। ये क्या बता रहा है? 1/1000। ये बता रहा है 0.001। समझे? ये जो पावर में माइनस है ये निगेटिव पॉजिटिव नहीं बताता है। ये क्या बताता है? क्या बताता है? कितना चार्ज है, कितना च... अरे कितना छोटा है ये बताता है। 10⁻³ ये बताता है कि वैल्यू कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। कितना चार्ज है बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि चार्ज माइनस प्लस साइन के साथ बताया जाता है। तो 10⁻³ का मतलब हो गया 0.001। ठीक है, तो ये चार्ज कितना होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कूलम जो है ऐसा यूनिट है चार्ज का। चार्ज का एक और यूनिट होता है सीजीएस। सीजीएस यूनिट में होता है -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। ईएसयू मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो चार्ज, अब जैसे एक बात समझिए, सिंपल सा एक बात समझिए कि कोई बोला कि इस बोरे में कितना सीमेंट है, तो बोल दिया ना एक आदमी कि 40 केजी सीमेंट है। तो केजी जो हो गया वो ऐसा यूनिट हो गया। लेकिन गांव देहात में मन के हिसाब से बोलता है। 40 केजी को कितना बोलता है? 1 मन बोलता है ना। तो बोल दिया 1 मन सीमेंट है। तो सीमेंट समान है, सीमेंट बराबर है, जितना शुरू में था उतना बाद में है, लेकिन वो यूनिट क्या हो गया? बदल गया। तो ऐसा यूनिट में कूलम, और नहीं तो फिर ईएसयू होता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के बारे में जानिए। प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? बताइए, खोज कौन किए थे? अब इसमें भी ना एक कहानी है छोटा सा। खोज जो किए थे वो गोल्डस्टीन साहब 1886 ईस्वी में बताए थे कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है जिसको हम प्रोटॉन बोलेंगे, बोल दिए। लेकिन उसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन कि अच्छा पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम में कहाँ होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है रदरफोर्ड साहब दिए थे। आप वो वाला एक्सपेरिमेंट भी पढ़े होंगे, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। सोना का एक परत था, गोल्ड फॉइल, और उससे अल्फा पार्टिकल क्या किए थे? बमबारी किए थे, याद है? तो फिर नहीं है तो इसमें पढ़ेंगे। तो प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? तो गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन 1886 ईस्वी में। लेकिन ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिए थे। बाद में रदरफोर्ड साहब 1912 ईस्वी में इसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं। तो आप अगर अभी गूगल पे डालेंगे कि प्रोटॉन का खोज कौन किया, तो पता है क्या बोलेगा? बोलेगा रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज कौन किया? तो बोलेगा रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन का नाम लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड साहब जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए थे, बेहतरीन तरीके से बताए थे प्रोटॉन कहाँ होता है, कितना चार्ज होता है, अच्छे से बताए थे। और गोल्डस्टीन साहब क्या बताए? गोल्डस्टीन साहब क्या बताए कि बस एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और कुछ नहीं बताए वो ज्यादा। तो आप अगर लिखेंगे हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो यहाँ पे देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, रदरफोर्ड साहब 1917 में एक्सप्लेनेशन दिए थे, लेकिन हम 1912 लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट 1912 में ही किए थे। बाद में अपना रिपोर्ट दिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट 12 में हुआ था, इसलिए 12 ही माना जाता है। उससे मतलब नहीं है, ईस्वी से मतलब नहीं कब दिए थे।
देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, द द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज क्रेडिटेड टू द न्यूजीलैंड बोर्न फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये न्यूजीलैंड के थे और इन्होंने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने 1917 में बताया किसके बारे में, बोलिए ना, प्रोटॉन के बारे में। लेकिन यहाँ देखिए 1886 क्या लिखा हुआ है, इनिशियल एविडेंस, शुरुआत जो हुआ उसके बारे में बोला जा रहा है। जर्मन फिजिसिस्ट यूगेन गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन वहां लिखे थे ना हम आपको, यूगेन गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूजिंग ए मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब which he called canal ray और एनोड रे, however he did not identify the name as protons। उन्होंने प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन नहीं दिया था। बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होता है ना, एक होता है एनोड और एक होता है, बोलिए ना, कैथोड। तो एनोड जो होता है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसी के तरफ से एक रे निकल रहा था, इसीलिए प्रोटॉन का नाम उन्होंने प्रोटॉन नहीं दिया था। उस समय वो बोले थे एनोड रे या कैनाल रे, समझे। और इसके बारे में वो ज्यादा कुछ बताए नहीं। फिर यहाँ देखिए 1917 में क्या होता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड सक्सेसफुली नॉक्ड दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आउट ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बाय बॉम्बार्डिंग देम विथ अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल के बॉम्बार्डिंग के बाद इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया था। चूंकि ये प्रस्ताव 1917 में दिए तो आप 17 भी लेके चल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हालांकि एक्सपेरिमेंट पहले ही हुआ था, लेकिन आप बोल सकते हैं क्या मतलब है। तो रदरफोर्ड साहब 1900 सॉरी रदरफोर्ड साहब प्रोटॉन का खोज किए। रदरफोर्ड को ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि ये डिटेल्ड बताए, और ये तो बता दिए थे कि ऐसे ही कुछ होता है। तो नाम क्या था, ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खोज किए थे ई गोल्डस्टीन शुरुआत में, लेकिन उसको एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए, इस पे चार्ज कितना होता है, जिसको कि हिंदी में आवेश बोलते हैं। आवेश क्या होता है, तो इस पे धन आवेश होता है। जिस पे धन आवेश होता है कितना, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻, सॉरी ऐसे इसको लिखते हैं, प्लस 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ये हो गया सीजीएस में। इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे नहीं लिखे, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। ज्यादा द्रव्यमान किसका है बताइए तो, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का, ज्यादा द्रव्यमान किसका है बताइए, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का। तो ऑब्वियसली बात है प्रोटॉन का, सही बोले आप। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10⁻, क्या है, -24, यहाँ पे कितना है, -28। अब माइनस में नहीं है, अब ये कैसे रहेगा, 10⁻⁻4 और 10⁻⁻2, तो ज्यादा बड़ा कौन है, ये ना बड़ा हुआ। कैसे बड़ा हुआ, क्योंकि ये 1/4 और ये 1/2, तो ये हो गया 0.0001 और ये हो गया 0.01। यानी एक रोटी को 10,000 आदमी में बांटना है और एक रोटी को 100 आदमी में बांटना है, तो बड़ा रोटी किसको मिलेगा, 100 आदमी वाले को। सिंपल सा बात है, 10,000 टुकड़ा करेंगे आप एक रोटी का तो सबको इतनी इतनी मिलेगा, और 100 टुकड़ा करेंगे एक रोटी का तो इतना बड़ा बड़ा मिलेगा, सिंपल सा बात। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक है, पहले से भी आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हर लेवल के स्टूडेंट होते हैं क्लास में। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो, न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके बारे में कौन बताए थे, इसके खोजकर्ता कौन थे, जेम्स चैडविक। कौन थे, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। इस पे चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, न्यूट्रल, इसीलिए इसका नाम पड़ा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0, कोई चार्ज इस पे नहीं होता है, बात खत्म। न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, नो पॉजिटिव नो निगेटिव, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। आवेशहीन होता है, उदासीन होता है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, आवेशहीन, उदासीन, जो लिख दीजिए सब सही है, ठीक है।
आवेशहीन, उदासीन सब सही है, लेकिन द्रव्यमान तो होगा, बोलिए ना, द्रव्यमान तो होगा। हाँ द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है द्रव्यमान। अब देखिए प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा द्रव्यमान था किसका, प्रोटॉन का, अब प्रोटॉन से भी ज्यादा द्रव्यमान इसका है। तो आप बोलिएगा कैसे सर, ये आप कैसे बोल रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ 24 है 10⁻, यहाँ भी 10⁻⁻24 है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये 2 है और यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा। पहले हम लोग किसी को कंपेयर करने के लिए पावर मिलाते हैं, पावर दोनों का सेम है, -24 -24, तो पावर से पता नहीं चल रहा है, तब वैल्यू देखेंगे, पहले वैल्यू नहीं देखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, पहले वैल्यू नहीं देखते हैं। आपको अगर ऐसे बोले हम कि 2 इंटू 10⁻², यहाँ बोलेंगे 4 इंटू 10⁻⁻6, आपसे बोलेंगे कि ज्यादा बड़ा कौन है, तो आप इधर देखे नहीं और आप डायरेक्ट बोले 2 है 4 है, लियो ये बड़ा है, 4 बड़ा होता है, नहीं ये बड़ा नहीं है, बल्कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है। पहले पावर देखिए, ये 1/100 है और ये 1/है 60, बताइए समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो पावर को पहले कंपेयर कीजिए, अगर पावर से डिसाइड हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तब वैल्यू देखिए। यानी अगर हम मास को लिखें तीनों के द्रव्यमान को, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए, सीखने लायक बात है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को लिखें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था, तो कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना था 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तीनों का द्रव्यमान आपके सामने है, आप बताइए तीनों में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, बताइए किसका है सबसे ज्यादा द्रव्यमान, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है। बात समझे ना, कैसे कैसे बोल दिए, क्योंकि ये तो -28 है, ये पहले ही बाहर हो गया, ये दोनों उससे बड़ा है और दोनों का पावर सेम है, तो वैल्यू देखेंगे, वैल्यू में ये छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, आप बोल तो दिए कि न्यूट्रॉन का ज्यादा है, लेकिन ज्यादा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो दोनों का मास लगभग सेम है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा, किसका, न्यूट्रॉन का। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मास का क्रम, द्रव्यमान का क्रम बताइए, कि बताइए कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसका होगा, प्रोटॉन का, प्रोटॉन से ज्यादा किसका होगा, न्यूट्रॉन का, ये क्रम आपको बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन। हालांकि जब हम तुलना करते हैं न्यूट्रॉन को के मास द्रव्यमान का प्रोटॉन से, ये वैल्यू आता है 1.008। हम क्या कर रहे हैं, हम अनुपात प्राप्त कर रहे हैं, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को डिवाइड कर रहे हैं किससे, प्रोटॉन के द्रव्यमान से, हम ये जानने के लिए कि न्यूट्रॉन कितना भारी है। तो न्यूट्रॉन जो है ना इतना भारी है 1.008 गुना, ये तो कुछ गुना ज्यादा है नहीं, इसीलिए इसको हम 1 लिख देते हैं। यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास है जो प्रोटॉन का, वो लगभग क्या होता है, बराबर, लगभग क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है किसका, न्यूट्रॉन का। तो सुनिए ध्यान से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इसीलिए तो हम आपको बताए थे कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जो कि पूरे एटम का मास को क्या करता है, निहित करता है, अपने आप में रखता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास हम लोग बराबर मान के चलेंगे,
और दोनों का मान हम लोग रखेंगे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आप बोलिएगा सर एगो बात बताइए, आपका हमको थ्योरी समझ में नहीं आया। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास बराबर है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। तो भाई ज्यादा होता है यही सही है, ये सही हमेशा नहीं है। ये हम आम तौर पर बोले, आम तौर पर समझते हैं ना, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम लोग बराबर मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये 2 4 को हटा दिए, देख रहे हैं, यहाँ देखिए ना, यहाँ 2 है और ना यहाँ पे 4 है। तो लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग बराबर मानकर चलेंगे, बराबर मानकर चलेंगे। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का। ठीक है, लिखिए इसको पहले, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लिखिए।
हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, तो तीनों के बारे में आप पढ़े, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, इसको भी लिखिए। अगर आपसे क्रम पूछेगा तो सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन और सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का। क्रम भी पूछ सकता है। डिवाइड क्यों किए, समझ में आया? mn बाई एम पी क्यों किए? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को प्रोटॉन के द्रव्यमान से डिवाइड क्यों किए? ये जानने के लिए, ये जो बड़ा का चिन्ह बताया कि ये बराबर का चिन्ह है, ये लगभग बराबर का साइन है। हाँ, लगभग बराबर। ये है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो हम डिवाइड इसीलिए किए, भाग इसलिए दिए कि अगर एक से ज्यादा आ गया, डेढ़ आ गया, तो बोलेंगे कि न्यूट्रॉन जो है 1.5 गुना भारी है। यहाँ 2 आ जाता तो बोलते न्यूट्रॉन दुगना भारी है, लेकिन आया कितना? 1। तो वो 1.008 आया, मतलब कौन सा थोड़ा ज्यादा है, तो हम क्या बोले? अच्छा भाई, ज्यादा ज्यादा नहीं है, मतलब 1 ही बराबर है, मतलब दोनों का द्रव्यमान लगभग क्या है? बराबर। चलिए आगे करें। चलिए, तो हम लोग बराबर मान के चलते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास बराबर होता नहीं है। अब देखते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का तो तुलना कर लिए, लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रॉन का भी तुलना कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, कि अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान को इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से डिवाइड करें, 1.672 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हम प्रोटॉन के मास को डिवाइड कर रहे हैं किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से। अगर 2 आ गया तो हम बोलेंगे ना कि प्रोटॉन दुगना भारी है किससे? इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेते हैं आपका वजन कम है, मेरा वजन ज्यादा है, मेरा वजन है 80 किलो, आपका वजन है 40 किलो। तो अगर मेरे वेट में आपका वेट डिवाइड करें, यानी 80/40 करेंगे तो 2 आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम आपसे दुगना भारी हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? 3 आ जाता तो बोलते 3 गुना भारी है।
उसी प्रकार से प्रोटॉन के द्रव्यमान को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किए तो ये पता है ये वैल्यू कितना आता है 1837। मतलब आप सोचिए, थोड़ा सोचिए कि प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, ये दोनों ही भारी है इलेक्ट्रॉन से, और वो कितना गुना भारी है 1837 गुना। मतलब ये समझिए कि अगर एक तराजू है, आपको हम समझाने के लिए तराजू बना रहे हैं, एक तराजू है, उसके एक पलड़े पे एक प्रोटॉन चढ़ा दिए और दूसरे पलड़े पे 1837 इलेक्ट्रॉन चढ़ाए, तब जाके ये दोनों क्या हो गया बराबर। समझे? एक प्रोटॉन चढ़ाए या एक न्यूट्रॉन चढ़ाए, एक प्रोटॉन चढ़ाएंगे या एक न्यूट्रॉन चढ़ाएंगे, तब जाके वो 1837 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेगा। बताइए तो ज्यादा भारी कौन है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? जो बताइए कौन भारी है ज्यादा, कौन भारी हो गया? प्रोटॉन, एक प्रोटॉन बराबर है 1837 इलेक्ट्रॉन के। सही बोले आप, प्रोटॉन भारी है। कौन भारी है? प्रोटॉन। प्रोटॉन इसलिए भारी है, समझ गए ना, क्योंकि एक हाथी 1837 चूहा के वजन के बराबर है। ज्यादा भारी कौन हो गया, चूहा की हाथी? हाथी भारी है। सिंपल सा बात। तो आइंस्टीन साहब आइंस्टीन साहब क्या किए थे, आप पढ़े हैं रूल ना, E इज इक्वल टू क्या, mc स्क्वायर। क्या बोले थे कि हर मास को हम किस में बदल सकते हैं, एनर्जी में। तो वो जानते हैं, मार्कर को मार्कर नहीं समझते थे, वो समझते थे ये एक एनर्जी है। वो मास को, द्रव्यमान को क्या समझते थे, एनर्जी। मास को समझते थे, एनर्जी को समझते थे मास। वो बोलते थे कि हर मास मतलब इसमें कुछ वजन होगा, द्रव्यमान होगा, मास मतलब द्रव्यमान। इसका जो वजन है, द्रव्यमान है, ये कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या कुछ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो उनके अनुसार अगर देखें तो वो न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को, इसके मास को यानी न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ना वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए थे, प्रोटॉन के द्रव्यमान को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए थे। वो बोले थे, वो बोलते ना क्या, ऐसे बोलते हो, हम हमसे पूछते ही क्या है, तो हम उनसे बोले कि ये मार्कर है, तो वो जानते हैं क्या बोलते, अभी रहते तो, अरे ये मार्कर नहीं है, ये 2 जूल एनर्जी है। तो हम बोलते कि ठीक है, ये फोन कितना है, ये कितना जूल एनर्जी है, तो बोलते हैं मार्कर से इतना गुना भारी है, अगर ये 10 गुना भारी है तो ये 20 जूल एनर्जी है। हम कितने हैं, तो आप तुम्हारा वजन कितना है, उसके हिसाब से वो मेरे को भी क्या बताते हैं, एक एनर्जी बताते हैं। तो वो हर मास को क्या कर दिए थे, हर द्रव्यमान को किस में कन्वर्ट कर दिए थे, एनर्जी में। तो न्यूट्रॉन को वो किए 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन को किए 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को किए 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए, इसमें भी देखने से पता चल जाता है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे, बोलिए ना, ज्यादा है। समझ में आया ना? इसीलिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। बराबर कहीं नहीं बोलना है, बराबर तो हम आपको बोले कि हम अपने सहूलियत के लिए बराबर मान के चलेंगे, बराबर होता नहीं है। चलिए लिख लीजिए इसको।
तो ये तो था कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिससे आप ये सीखे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या है, चार्ज क्या है, कैसे रहता है, ये सब अभी आप सीखे। लेकिन कितना रहता है, कोई एटम है, जैसे ये लोहे का बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, लोहा का बहुत सारा एटम होगा, और लोहा क्या होता है, Fe। लोहा क्या होता है, Fe। Fe है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसमें बहुत सारा, ये मार्कर जो आपको दिख रहा है, ये मार्कर में ये मार्कर में ढेर सारा Fe का एटम होगा। बोलिए ना, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये बताइए, बोलिए ना। ये लोहे का बना है, तो ये लोहे के इसके अंदर ढेर सारा आयरन का क्या होगा, एटम होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, परमाणु। अब बताइए कि ये लोहे का परमाणु है, लोहे का परमाणु, तो एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा। क्योंकि यदि कोई परमाणु है तो उसके अंदर 3 तरह का तो पार्टिकल होता है। तो अब के क्लास में आगे हम लोग यही डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, कि किसी भी परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है, इसका चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। देखिए, आप पीरियोडिक टेबल देखे हैं, उसमें एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1। तो किसी भी परमाणु का जितना एटॉमिक नंबर होगा, हालांकि तत्व का होता है, तत्व वगैरह आगे पढ़ेंगे, अभी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जितना होगा, उसके नाभिक में उतना ही प्रोटॉन होता है, समझे। जेड इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या, जेड इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या। अब प्रोटॉन कहाँ होता है, बताइए, प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में, है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन होता है कक्ष में। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इसको परिभाषित करना होगा तो कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसे परिभाषित करेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, बोलिए ना, परमाणु संख्या बोलते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में, आप तो जानते ही हैं, आधुनिक आवर्त सारणी जानते हैं कि नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में आप हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, तो सबको किस आधार पे सजाया गया है, बताइए, किस आधार पे सजाया गया है, बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एलिमेंट है जिसका कि नाम दिया है, उसके ऊपर सिंबल दिया है, और ये ऊपर जो नंबरिंग है इसके ऊपर, ये थोड़ा सा ये हो गया है, नहीं ऊपर चला गया है, हाँ ऐसे समझिए। इसके ऊपर जो लिखा है डिजिट, ये एटॉमिक नंबर बताता है। क्या बता रहा है? परमाणु संख्या। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना लिखा है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन एटम के नाभिक में एक प्रोटॉन होगा। सिंपल सा बात, क्या होगा बोलिए ना? एक प्रोटॉन। इसी प्रकार से हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे, लिथियम के नाभिक में 3 प्रोटॉन होंगे, आयरन आयरन के नाभिक में 26 प्रोटॉन होंगे, अल्मुनियम अल्मुनियम के नाभिक में 13 प्रोटॉन होंगे। इसी प्रकार से कैल्शियम के 20 होंगे। कहाँ गया कैल्शियम? 20 होंगे। मैग्नीशियम का 12 होगा, सोडियम का 11 होगा। तो हर एटम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? अलग अलग, और जितना होगी उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। उसी को क्या बोलते हैं? बोलिए ना, एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेड इजिकल टू होता है पी, जेड इजिकल टू होता है एटॉमिक नंबर, और वो प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है? बराबर। प्रोटॉन की संख्या को होता है बराबर। अब हम लोग देखते हैं एक लाइन और, ध्यान दीजिएगा। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है ना, मजेदार बात है सुनिएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। लीजिए एक नया कहानी ट्विस्ट निकल के आया। अब बोलेगा सर एक बात बताइए, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा? हाँ एक ही होगा। तो ध्यान दीजिए कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है किसके? बोलिए ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या की। यानी जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी जेड इजिकल टू पी इजिकल टू ई होगा। सिंपल सा बात। तब कहिएगा सर वो बात बताइए, हाइड्रोजन एक एटॉमिक नंबर होता है, लिखते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं? तो दर्शाते हैं इस तरह से, कोई तत्व है ना जेड, एक्स, एक्स कोई तत्व है ना, तो नीचे लेफ्ट में लिखते हैं एटॉमिक नंबर। नीचे लेफ्ट में क्या लिखते हैं? बोलिए ना, एटॉमिक नंबर। तो जैसे अगर मान लिया जाए हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो जेड है 1, तो प्रोटॉन भी इसमें 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 होगा। मतलब ऐसा होगा कि इसमें एक ही ऑर्बिट होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, बस ऐसा ही रहता है। अभी न्यूट्रॉन का चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वो आगे करेंगे। तो आप बोलिएगा सर हाइड्रोजन कैसा होगा? तो हाइड्रोजन ऐसा ही होगा, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहेगा, ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तब बोलिएगा सर एक बात बताइए, कार्बन कैसा रहेगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसमें 6 प्रोटॉन रहेगा और 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना लिख के हम कार्बन लिखें, इसमें होगा 6 प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन? तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्यों होता है पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, वो सब आपको आगे पता चलेगा। 1 2 3 4 5, सॉरी 4। अब गिन लीजिए कितना प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कितना है? तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही, बोलिए ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और वो दोनों ही किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। यानी एटॉमिक नंबर अगर कार्बन का 6 है तो 6 प्रोटॉन होगा और 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, तो फिर जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर ही होता है तो फिर एटॉमिक नंबर को ऐसा क्यों परिभाषित करते हैं?
कि प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तब बोल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एटॉमिक नंबर होगा, इसे बोल सकते हैं। ये भी तो होना चाहिए। क्या मेरा क्वेश्चन सही है या गलत? तो इसका जवाब क्या है, सो सुनिए। इलेक्ट्रॉन जो है ना बदलते रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बदलते रहता है। आप लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बाल में से रगड़े होंगे पेन को और पेपर पीस के नजदीक ले गए होंगे, टुकड़ा के पेपर के टुकड़े के नजदीक, तो वो चिपक जाता होगा। क्यों चिपक जाता था, कभी गौर किए? ये पार्टिकल जो है, पेन जो होता है वो जो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हुआ और उस हीट के कारण वो चार्ज हो जाता था। चार्ज क्यों हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, लेकिन प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। इसीलिए एटॉमिक नंबर किसके टर्म में डिफाइन करते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि ये कभी नहीं बदलेगा। आप किससे किसके टर्म में अपने आप को परिभाषित करेंगे, जो हमेशा आपके लिए खड़ा हो। बात समझ रहे कि नहीं? दोस्त किसको कहते हैं, तो आप वैसे दोस्त का नाम लेंगे जो आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। हाँ बोलो क्या बात है? आपको जो समय पे धोखा दे, इधर चल जाए उधर चल जाए, आपका साथ नहीं दे, क्या वैसे को अपने दोस्त के रूप में परिभाषित करेंगे? नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वैसा ही है, वो कभी उधर कभी उधर, हीट पड़ा, फ्रिक्शन पड़ा, चार्ज के कांटेक्ट में आया, करंट फ्लो हुआ, वो मूव करने लगता है। लेकिन प्रोटॉन कभी भी मूव, बोलिए ना, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना एक फोर्स लगाता है जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। उस फोर्स के कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दबा के रखता है। अब सोचिए आप एक बात कि 6 प्रोटॉन है, तो आपस में प्रोटॉन प्रोटॉन में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन भी तो होता होगा, कभी सोचे ये बात? 6 प्रोटॉन आपस में क्या करता होगा, एक दूसरे को धक्का देता होगा, तो टूट ना जाएगा, वो दूर चला जाएगा। लेकिन उस रिपल्सन को भी दबा के रखा है बाइंडिंग एनर्जी, यानी एक एनर्जी है जो इस न्यूक्लियस को एकदम दबा कर रखा है। इसे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए प्रोटॉन ट्रांसफर में भाग, बोलिए ना, नहीं लेता। प्रोटॉन में ट्रांसफर में कौन भाग लेता है किसी एटम के, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में है और न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, और दोनों को पकड़ के रखा है बाइंडिंग एनर्जी, उसको इधर उधर जाने ही नहीं देता है। क्या बात समझ में आ रहा है, बोलिए ना हाँ या ना। बात क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखे है कि नहीं? नहीं लिखे ना, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर हम बताते हैं आयन।
कार्बन 6 है, वो सी है कार्बन। फिजिक्स केमिस्ट्री। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये एक चीज सीखे ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होगा और कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है किसी परमाणु पर आवेश। पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी परमाणु पर आवेश। ये बीपीएससी पूछा था 2022 में, ध्यान दीजिएगा। किसी परमाणु पर आवेश क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे देखिए कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब बोलेंगे आप कि कैसे आप बता रहे हैं 6, तो आप पहले भी पढ़े होंगे। ऐसे यहाँ भी आपको प्रेडिक्टेबल अभी दिखा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। ये सिंबल सारा आप जानते ही हैं पहले से, ऐसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, प्रेडिक्टेबल जब पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा। तो अगर हम आवेश देखें प्रोटॉन पर, आवेश किस पर, प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा ये बताइए। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कितना प्रोटॉन है न्यूक्लियस में बताइए ना, 6, तो इंटू 6 करेंगे। अगर हम आवेश देखें इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा ये देखें तो कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 6। तो अगर हम जोड़ देंगे कि कार्बन पे टोटल कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश अगर हम देखें कार्बन में तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 0। क्या मिलेगा, क्योंकि जितना प्लस उतना ही क्या माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। तो परमाणु में, परमाणु पर टोटल चार्ज जो होता है कुल आवेश वो 0 होता है। क्यों होता है 0, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर ना था, एक पे प्लस और एक पे माइनस। आप देखिए ना यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना था +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ गौर कीजिए, देख रहे हैं दोनों, बस ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो दोनों पे चार्ज क्या होता है बराबर। तो 6 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो 6 गुने इतना, और 6 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, तो 6 गुने इतना। तो टोटल चार्ज जो होगा सो 0 हो जाएगा। यानी कोई भी इस सब परमाणु के लिए है। जैसे कार्बन था ना, आप आयरन ले लीजिए, आयरन 26, आयरन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इसका जेड है 26, तो प्रोटॉन भी 26 और इलेक्ट्रॉन भी कितना 26। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम गुने 26। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 6 26। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा 0। तो हर एटम पे नेट चार्ज क्या होता है 0। यही पूछा था क्वेश्चन बीपीएससी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है, शून्य होता है, क्योंकि उसमें जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो नेट चार्ज 0 होता है। तो किसी परमाणु में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण, समान होने के कारण कुल आवेश शून्य होता है।
यानी परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, बोलिए ना, परमाणु उदासीन या आवेशहीन होता है। हालांकि उसके अंदर चार्ज है, एटम के अंदर है ना, प्रोटॉन प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, लेकिन टोटल चार्ज अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो। टोटल चार्ज जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो। क्यों होगा जीरो, यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी कि किसी एटम पे टोटल चार्ज जीरो क्यों होता है। तो भाई इसलिए होता है क्योंकि उसमें जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो नेट चार्ज जीरो होता है। इसको लिखिए। अब देखिए लिखते हैं, लेकिन अब एक ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि अभी आपको बताए इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणुओं में जा सकता है, या वायुमंडल में जा सकता है, परमाणु को छोड़कर बाहर निकल सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष से बाहर निकल जाए, चाहे वो दूसरे परमाणु के कक्ष में चला जाए या वायुमंडल में चला जाए, बाहर चला जाए, तो ऐसी स्थिति में आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं होगा, प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक से निकलकर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष को छोड़कर बाहर जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आवेश उत्पन्न हो जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के कक्ष को छोड़कर जाता है, तब हम उसे आयन कहते हैं। आयन सुने होंगे, धन आयन और ऋण आयन। तो आयन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, आयन क्या होता है, इसको हिंदी इंग्लिश में भी ऐसे आयन बोलते हैं। तो आवेश युक्त कण को, आवेशित कण को आयन कहते हैं। आवेशित कण को क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। आवेश क्यों जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, आवेश क्यों उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखना है, आवेश उत्पन्न
होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अब आप बोलिएगा कि सर एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको हम लोग बोलते हैं +1, इसको बोलते हैं हम लोग -1। ये दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार इतना लिखना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हम जान रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आयन कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब आपको थोड़ा दिक्कत है, हम बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम धातु है, एक परमाणु है, सोडियम का एक परमाणु है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 Na, ठीक है। और क्लोरीन का होता है 17। तो यहाँ पे सोडियम का 11 होता है, तो इसके पास 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो बोले हम? बोलिए तो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। तो प्रोटॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो प्रोटॉन कितना होगा? 17। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 17। नेट चार्ज क्या होगा दोनों पे बताइए? 0 0 0 0। क्यों बताइए क्यों? कि जितना प्रोटॉन उतना, तो जितना प्लस उतना, तो नेट चार्ज, टोटल चार्ज 0। सिंपल सा बात। तो सोडियम का नेट चार्ज 0, क्लोरीन का नेट चार्ज 0। लेकिन मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया। अब देखिए, सीखिएगा आयन कैसे बनता है, ध्यान दीजिए, आगे बहुत काम देगा। मान लेते हैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया, तो क्या हो जाएगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन घट गया ना, तो प्रोटॉन तो है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 10। तो +11 -10 कितना हो जाएगा? +1। और इसके पास हो गया, प्रोटॉन तो है 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। तो क्या हो जाएगा? -1। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का दाता है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था ना, इलेक्ट्रॉन घट गया इसका, तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ज्यादा। अब प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो प्रोटॉन पे कौन सा वैल्यू? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कोई वैल्यू बराबर था और निगेटिव घट गया, पॉजिटिव ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, तो नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ये था दाता, इलेक्ट्रॉन का ये था, क्या बनाया बताइए? धन आयन। क्या बनाया? धन आयन। ये इलेक्ट्रॉन का था प्राप्त करता, ये इलेक्ट्रॉन का था क्या? बोलिए ना, प्राप्त करता। और ये क्या बना दिया? ऋण आयन। इसको बोलते हैं एनायन, इसको बोलते हैं कैटायन। कैटायन और एनायन, समझे? यानी कहीं आप देख रहे हैं कि प्लस चार्ज है, तो समझ जाइए वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है? किसी को दे दिया है। जैसे सोडियम है, सोडियम है Na+ है, मतलब इसके पास 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन पे +3 आ गया, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था ना, याद है ना? तो 6 - 3 हो गया, कितना हो गया? 3। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। अच्छा, अगर ऐसे रहता तो कैल्शियम +2, मतलब 20 में से 2 गया तो कितना इलेक्ट्रॉन? 18। अगर माइनस रहता तो, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, -2 है, तो मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 + 2 कितना इलेक्ट्रॉन? 10। कहिए कैसे? देखिए यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है ना, इस पे -2 था, -2 का मतलब क्या होता है? बोलिए, -2 का मतलब क्या होता है? निगेटिव चार्ज है ना। निगेटिव चार्ज कब अराइज होता है? निगेटिव चार्ज कब उत्पन्न होता है? जब निगेटिव बढ़ जाए, मतलब पहले प्लस और माइनस बराबर था, अब कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया तो निगेटिव बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है किसी से, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, तो जोड़ दीजिए जितना निगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से हम लोग आगे बनाते हैं।
इसमें बहुत तरह का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए NH2 माइनस रहेगा तो कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1 तो 2, 2 हाइड्रोजन है, अब +1, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। और Mg+2 है तो 12 में से 2 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों में इलेक्ट्रॉन समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो इसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसी प्रकार से आप कैलकुलेट करते हैं किसी में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट टॉपिक है आज का, मास नंबर। अब ये मास नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। इसको ए से दिखाते हैं, किसी से दिखाते हैं, ए से। ये क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जितना है ना न्यूक्लियस में उसको जोड़ दीजिए, यही मास नंबर बताता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या के योग को, की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए ना, n+p। अच्छा, ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n+z, क्योंकि z इक्वल टू होता था p, याद आ रहा है कुछ, बोलिए ना, z इक्वल टू होता था क्या, p। हम आपको पीछे ही बताए थे, यहाँ देखिए है z इक्वल टू p, यहाँ देखिए बोर्ड पे, हम यहाँ बोर्ड पे निकाल दिए हैं स्लाइड, तो यहाँ देखिए z इक्वल टू क्या होता था, p। तो हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू p, तो n इक्वल टू लिख सकते हैं a माइनस जेड, ए माइनस जेड। मतलब आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता करना हो। अच्छा, अभी तक हम आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो संख्या निकालने के लिए सिखा दिए कि बाबू जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाबू चार्ज रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बदल जाएगा। अगर प्लस चार्ज है ना तो इलेक्ट्रॉन घट गया, और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। ये तो हम आपको सिखा दिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अच्छे से। अब बच गया था एक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी सिखा दिए कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो द्रव्यमान संख्या में से, द्रव्यमान संख्या में से घटा दीजिए क्या, परमाणु संख्या। क्या घटा दीजिए, परमाणु संख्या। जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए सर, अभी तुरंत दे देते हैं एग्जांपल, Al+3 13 27। अब इसको देखिए, अब इसको दर्शाते कैसे हैं ये भी देख लीजिए, दर्शाते हैं कैसे, एक्स कोई एलिमेंट है ना तो नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, या कभी कभी इधर भी लिख देते हैं मास नंबर। दोनों साइड नहीं, एक ही साइड लिखते हैं, कभी इधर कभी इधर। यही तरीका होता है किसी एटम को दर्शाने का। आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं किसी भी एटम को दर्शाने का। देखिए है ना तरीका है, जैसे हम बता रहे हैं, या तो लेफ्ट साइड में भी या तो राइट साइड में भी, कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कभी कभी दाएं भी दे देगा और कभी कभी बाएं भी दे देगा मास नंबर, तो सब टेंशन नहीं लेना है, सब एक ही बात है। नेट स्लो है। अच्छा यही देख लीजिए, छोड़िए, ये देखिए यहाँ देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, C612 लिखा हुआ है ना, तो नीचे एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6 और ऊपर क्या लिखा हुआ है, मास नंबर 12। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है, खुल नहीं रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिए हैं, एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम है 27 13, तो इसका जेड कितना है 13, तो प्रोटॉन कितना होगा 13, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बोलिए ना, 13 नहीं होगा क्योंकि +3 चार्ज है ना ऊपर में, तो 13 - 3 कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10। और न्यूट्रॉन कितना होगा
तो ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, 27 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 14। तो ऐसे बनाना है। ये पूछा था बीपीएससी एक क्वेश्चन, ऐसे पूछा था बीपीएससी। साल याद नहीं कब पूछा था। एच जी 80, एक 200, 80 200, इसमें बताइए न्यूट्रॉन कितना है? तो जेड कितना है बताइए? 80। प्रोटॉन कितना होगा? 80। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 80। और न्यूट्रॉन कितना है? एक 120। न्यूट्रॉन कितना होगा? 120। क्या किए? 200 में से 80 को घटा दिए। ठीक है, लिखिए इसको। आया। जल्दी फिनिश करें। हो गया। इसको लिखिए। हो गया। इसको लिखिए। ठीक है।